हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के बायोलॉजी नोट्स के चैप्टर 9 पौधों और मानव में परिवहन के पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 126 से 254 तक के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर 126 है, किस रक्त नली की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन विदाउट वॉल्व होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धमनी। अगला प्रश्न है, यकृत निवाहिका तंत्र हेप्टिक पोर्टल वेसल्स द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सर्वप्रथम पहुंचता है, तो ये कहाँ पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यकृत में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरा कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 129 है, प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 ml। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को देखना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, पल्मोनरी सिरा अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले से फेफड़े में पहुंचाता है, तो ये गलत हो जाएगा। कथन नंबर दूसरा है, पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं आलिंद में पहुंचाता है, तो ये भी गलत है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न है, धमनियों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7%। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55%। अगला प्रश्न है, सीरम कहलाता है, तो सीरम क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त है तो रक्त क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 90% से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7% होती है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी जो है कि रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है, तो ये सही है। अगला कथन है, फाइब्रिनोजन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में तथा ग्लोब्यूमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में उपयोगी होता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, एल्ब्यूमिन का उपयोग प्रासरणी संतुलन बनाने में होता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है।
अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु ब्लड कार्पसल्स का होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 से 45% ब्लड कार्पसल्स का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अन्य सभी रुधिर कणिकाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, लौह युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन केवल लाल रुधिर कणिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है, ऊंचाई पर जाने से तथा रक्त स्राव की स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है। तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी जो एक ही गलत है। अगला प्रश्न है, केंद्रक विहीन रुधिर कोशिकाएं हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों है। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि केंद्रक विहीन रुधिर कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है। तो यह 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, उच्च उन्नतांश अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसीएस की संख्या में क्या होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरबीसी के कारण। और आरबीसी का लाल रंग जो है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, लोहा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना आरबीसी का मुख्य कार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी आरंभ करता है। अगला प्रश्न है, रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्लेटलेट्स भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रोफिल्स की किस्म जो है कि सबसे अधिक होती है डब्ल्यूबीसी में। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं डब्ल्यूबीसी में कौन सी किस्म सबसे कम होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसोफिल्स की किस्म जो है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न, एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसिडोफिल। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, आरबीसी का। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 12 से 16 ग्राम। अगला प्रश्न है, रक्त में किस कोशिका ब्लड कार्पसल्स की संख्या सबसे कम होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी की। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटिन व हिपेरिन का स्राव करती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसोफिल। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त जमाव का संबंध प्रोथ्रोम्बिन से है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 36.9 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर के कार्य है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्टों का परिवहन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, संक्रमण से बचाना, ये सभी मानव रुधिर के कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, लोहित कोशिका। अगला प्रश्न है, लाल रक्तकण आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा एरिथ्रोसाइड। अगला प्रश्न है, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स को किस नाम से जानी जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थ्रोम्बोसाइड। अगला प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, हिपेरिन के कारण रक्त जमता है। अगला प्रश्न है, जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीरोडिन। अगला प्रश्न है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है तो यह किससे होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त बैंक ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसको इंग्लिश में स्प्लीन भी बोला जाता है, स्प्लीन। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना और कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 मिनट बहने का समय और जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही को खोजना है। देख लेते हैं। पहला कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, यह लौहयुक्त यौगिक है, ये भी सही है। तीसरा कथन है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा कथन है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Cu+। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCS कितने प्रकार की होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उन्हें थ्रोम्बोसाइड भी कहते हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WBCS। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, रक्त अस्कंदन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सहायक होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। रक्त बिंबाणु, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के और कैल्शियम, ये सभी सहायक होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक का संबंध है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हृदय से। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है।
अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में, फेफड़ा में, किडनी में, यकृत में, ये सभी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 से 200 mg के बीच। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान निर्नय फास्टिंग के दौरान रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80 से 100 mg। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही को खोजना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 120 mg बाय 100 ml रक्त होता है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 150 से 200 mg प्रति 100 ml रक्त होता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, यहाँ तीसरा होगा, तीसरा कथन है, रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा 18 से 38 mg प्रति 100 ml रक्त होता है, तो ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य रक्त स्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 10 मिनट। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही को खोजना है, तो देख लेते हैं। पहला कथन है, लाल रक्त कणों आरबीसी का आकार उभयातल बाइकेव होता है, तो ये भी सही, ये सही है। दूसरा कथन है, श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स अनियमित आकृति की या तारानुमा कोशिका है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का आविष्कारक कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोज हेतु लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, ABO रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह में क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह कोई एंटीजन उपस्थित नहीं हो रहता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ में जो है कि कोई एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। अगला प्रश्न है, रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं? तो ये प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, AB ऐसा रक्त समूह है जिनमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, AB में एंटीबॉडी नहीं एंटीजन पाया जाता है। दूसरा कथन है, O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रमण के विरुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AB या बी।
अगला प्रश्न है, कोई ए प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए या ए बी। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ओ से। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल ए बी को दान कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। अगला प्रश्न है, शरीर की विशालतम धमनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एओर्टा, इसको महाधमनी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओ समूह। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीजन ए तथा बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्ग ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही कहते हैं क्योंकि इनमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ए बी को माना जाता है। कारण आर है, ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न, यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए या बी। अगला प्रश्न, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओ उपस्थित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बी और ए बी होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता और माता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए और ओ हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी दोनों, तो बी और ए बी। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए या ओ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त ले सकता है, यहाँ ले होगा। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर तथा वीनर ने। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आरएच एंटीजन को सर्वप्रथम पाया गया? तो ये रिसस बंदर में पाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रक्त समूह के जोड़े में किसमें रक्त का अभिश्लेषण एग्लूसिनेशन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ए और बी। अगला प्रश्न है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में
माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोगों को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। अगला प्रश्न है, RH तत्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 RH प्लस पुरुष तथा RH महिला। अगला प्रश्न है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जब भ्रूण का रक्त RH प्लस तथा माता का रक्त RH हो। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी लसिका, ऊतक द्रव और लिम्फ। अगला प्रश्न है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी, RBCS और ब्लड प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में कौन एक अप्रभावी जीन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IO। अगला प्रश्न है, संतान को यदि माता पिता से IA/IB जीन प्राप्त होता है तो उस संतान में कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, AB। अगला प्रश्न है, मानव का रक्त दाब, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसका। पहला कथन है, पुरुष के रक्त की तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणों RBC की संख्या कम होती है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कीमिया। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर रक्तचाप क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घट जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी श्वेत रक्तकण WBC है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोनोसाइट। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्तकणों WBC का व्यास कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 0.007 mm होता है। अगला प्रश्न है, मानव के लाल रक्त कणों RBC का व्यास कितना होता है लगभग? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 mm। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसका कथन। पहला कथन है, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त एक साथ प्रभावित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रभावित होता है, तो ये सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। देख लेते हैं एक बार फिर से, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्तकण RBC की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हीमोसाइटोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका केंद्रक प्लावित होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इओसिनोफिल। थैंक यू दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।